अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था जो कि जिसमें आप एक्सटर्नल फोर्स फाइंड आउट कर रहे थे और मैंने उसमें आप लोगों को एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताई थी कि जो वेट है वो आपने 20 किलो न्यूटन को न्यूटन में करके सॉल्व करना है। यानी वेट ऑफ द ट्रक जो आपको गिवन किया गया था उस क्वेश्चन में, एक दो स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आप वो मुझे थोड़ा सा बता दें एक दफ़ा और, तो जल्दी से मैं बता देता हूँ। फिर मैं अपने दूसरे जो मेन क्वेश्चन जो मैंने आपसे कहा था हेलीकॉप्टर वाला जो क्वेश्चन है 2010 वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ट्रक का वेट गिवन किया गया था जो आपको स्लोप से ऊपर जाते हुए क्वेश्चन में बताया गया है। दिस वन बेटे से ऐसे ही सर वर्बली समझा दे रहा हूँ। इसका वेट आप लोगों को 20 किलो न्यूटन गिवन। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने बताया था कि उसको न्यूटन में कर लें, फिर भी मुझे जो है ना 20 किलो न्यूटन के बारे में पता नहीं क्या समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या बात हो गई। जैसे किलोग्राम को आप जानते हैं वो ग्राम से 1000 टाइम्स, तरह किलो न्यूटन जो किलो का फैक्टर है 1000 टाइम्स, जैसे किलोमीटर है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं ना मीटर करने के लिए। तो अगर किलो न्यूटन है, अगर पावर किलो वाट्स है, अगर पावर 10 किलो वाट्स है तो किलो वाट से वाट्स में कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं 1000। इतनी आसान सी बात है। तो इसी तरह वेट 20 किलो न्यूटन जो आपका गिवन था, पेज नंबर बेटा दोबारा बता दे रहा हूँ, ये पेज 17 पे था क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 1 था ये। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही कि सर ये किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो पेज नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 1 जो होमवर्क दिया था मैंने, इस क्वेश्चन की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात हो रही है। ओके, तो वेट ऑफ द बॉडी 20 किलो न्यूटन गिवन है, इसको आप न्यूटन में कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 1000 करके, तो ये 20,000 न्यूटन हो जाएगा। ये थी बात। और उसके बाद वाली बात बिल्कुल सेम वैसा ही है, उसमें भी पता नहीं क्या मसला बन रहा है। इसके बाद वाली जो कोई कंडीशन है सेम वही जिससे पहले बताई थी, विच राइजेज 1 मीटर इन ईच 10 मीटर, राइजेज 1 मीटर इन ईच 10 मीटर। यही बात है ना, 10 मीटर स्लोप पे चढ़िए 1 मीटर ऊंचे हो जाइए, और 10 मीटर चढ़िए और ऊंचे, यानी 1 से 1 मीटर और बढ़ाने 2 मीटर, ऐसी तरतीब है स्लोप की। तो विच राइजेज 1 मीटर ये आपकी हाइट बन जाएगी इन ईच 10 मीटर, ये डिस्टेंस बन जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही सॉल्व करके दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 मीटर और 10 मीटर हाइट और डिस्टेंस। और एक्सेलरेशन क्वेश्चन के अंदर 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन किया गया, 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन क्वेश्चन में गिवन किया गया। और आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन। फ्रिक्शन फोर्स इसमें नेग्लेक्टेड है, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जगह हम 0 पुट कर लेंगे, फ्रिक्शन नहीं है तो फ्रिक्शन की जगह 0 न्यूटन रख लेंगे, जबकि फोर्स ऑफ इंजन ये हमने मालूम करनी है। तो बिल्कुल वही तरतीब रहेगी, मास पहले निकाल लेंगे आप, क्योंकि फॉर्मूले में ज़रूरत तो पड़ेगी। m = W/g, वेट की जगह 20,000 और g की जगह 9.8 पुट करके पहले मास निकाल देंगे इन किलोग्राम्स, ये चेक कर लेंगे। और उसके बाद एक्सटर्नल फोर्स मालूम करने के लिए अगर कोई बॉडी स्लोप से ऊपर जा रही है तो एक्सटर्नल फोर्स मालूम करना है आपने। तो फॉर्मूला क्या था, ma प्लस वेट साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन। और मैंने आपसे कह दिया जहाँ एंगल नहीं है वहाँ पूरा साइन थीटा h/s के इक्वल हो जाता है। तो ये आप यहाँ पुट करके, ये मैंने बताया था आप लोगों को, साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी और हाइपोटेन्यूज डिस्टेंस हो जाएगी, साइन थीटा h/s के इक्वल हो जाता है। ओके, तो अभी ये क्वेश्चन जिन स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने थोड़ा सा इसका जो है वो सॉल्यूशन डमी आप लोगों को बता दिए। आई होप अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पेज नंबर 28 पे आ जाए फिर से, और 2010 ईयर का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ।
पेज नंबर 28 2010, पेज नंबर 28 2010 काफ़ी फिजिक्स के लिहाज से एक अच्छे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। स्टूडेंट का इससे पता चलता है कि कितनी साइंस सब्जेक्ट से उसको एक तरह से रिलेशन है उसकी, या उसकी कितनी साइंस सब्जेक्ट से एक लगाव बन रहा है कि वो इन बातों को अंडरस्टैंड करता है, इन बातों को समझता है। तरीके वाली बातें हैं, तरतीब से समझने वाली बात है, आए बाएँ शाएँ हवाओं में उड़ाने वाली बात नहीं है कि आप उसको उस अंदाज से समझें कि दिमागी में कभी ना रहे। आपको इस क्वेश्चन में एक हेलीकॉप्टर का वेट गिवन किया गया 3920 न्यूटन, वजन जिसकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसका डायरेक्शन ऑफ एक्शन डाउनवर्ड बना के दिखाया जाता है। ये वेट जो कि क्वेश्चन में 3920 न्यूटन्स बताया गया। ये वेट है इस हेलीकॉप्टर का जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। और इस हेलीकॉप्टर को अगर हमें ऊपर जो है वो असेंड करवाना है, एक्सेलरेट करवाना है या यूनिफॉर्मली मूव करवाना, तो ऊपर कुवत लगानी पड़ती है इंजन को। तो इंजन की कुवत को जो ऊपर की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है वो मैंने यू बना के दिखा दिया है, और इसको मैं आर से दिखा देता हूँ। इंजन फोर्स को, इंजन फोर्स को जैसे मैंने आर से दिखा दिया। अब देखें वेट हो गया 3920 न्यूटन। अब आगे तरतीब समझिएगा। फाइंड द फोर्स ऑन इट इफ इट इज असेंडिंग वर्टिकली विद रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें बताइए कि कितनी फोर्स लग रही होगी हेलीकॉप्टर पे अगर ये हेलीकॉप्टर असेंड करता है ऊपर की तरफ। इफ इट इज असेंडिंग अप, असेंड का मतलब होता है ऊपर की तरफ उठना, इतनी बात जानते हैं आप। और ये जब ऊपर की तरफ असेंड कर रहा है तो इसमें एक्सेलरेशन आ रही हो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम बात करते हैं इस हेलीकॉप्टर में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होते वक्त की, उस समय या उस वक्त या उस सूरत हाल की बात की जा रही है जिस सूरत हाल में इस हेलीकॉप्टर में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए आपको जो कुवत लगानी होगी ऊपर की तरफ, ये कुवत नीचे जो वजन है उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ये हम जानते ही हैं, फोर्सेस अगर अनबैलेंस्ड हों तो जिधर कुवत ज़्यादा होती है उधर एक्सेलरेशन आ जाती है। और अगर कुवत यानी फोर्सेस बैलेंस्ड हों तो या तो बॉडी स्टेशनरी रहेगा यानी रेस्ट में रहेगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा। यानी अगर एक्सेलरेशन की कंडीशन है तो एक्सेलरेशन की कंडीशन में कितनी कुवत लग रही है इसको मालूम करने के लिए हमें जो फॉर्मूला डिज़ाइन करना होगा वो अनबैलेंस फोर्सेस की सिचुएशन से डिज़ाइन करना होगा और आर फाइंड आउट करना होगा। और बहुत लॉजिकल बात है कि अगर एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं आप असेंडिंग के वक्त, इस हेलीकॉप्टर में ऊपर की डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन आ रही है तो ऊपर वाली कुवत ज़्यादा होनी चाहिए, किससे? वजन से। और अगर दूसरी कंडीशन, तो पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन में कह रहे हैं कि व्हाट इज द फाइंड द फोर्स ऑन इट इज ऑन इट, अब कितनी फोर्स लगेगी? सेकंड कंडीशन, इफ इट इज मूविंग अपवर्ड विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। अगर ये ऊपर जा रहा है हेलीकॉप्टर लेकिन स्पीड कांस्टेंट हो, कांस्टेंट स्पीड से अगर ये हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा हो, यानी यही हेलीकॉप्टर बनाते हैं दोबारा। लेकिन अहम तरीन बात क्या होगी कि इस हेलीकॉप्टर की अब जो हम कंडीशन पढ़ेंगे ऊपर जाते वक्त की, जल्दी से बनाते हैं। अब ये हेलीकॉप्टर जो ऊपर जा रहा है वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। तो कांस्टेंट स्पीड के वक्त मेरा इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि जितनी फोर्स नीचे की तरफ लग रही है उतनी ही फोर्स ऊपर की तरफ भी लगेगी। ये सूरत हाल होगी। एक्सेलरेशन की कंडीशन इस फॉर्मूले से। अब कांस्टेंट स्पीड, एक्सेलरेशन अगर आप नहीं देना चाहते हैं बॉडी में तो फोर्सेस को बैलेंस होना चाहिए, नेट फोर्स 0 आना चाहिए।
फोर्सेस बैलेंस्ड होंगी तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। अगर रेस्ट में है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और अगर यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट स्पीड से असेंड कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये एग्जाम्पल कौन सी होगी, डायनामिक इक्विलिब्रियम की होगी, डायनामिक इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल है। और इसी तरह से अगर एक ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल है, और इसी तरह से अगर एक बुक या एक कॉपी शेल्फ पे रखी हुई है और वो रेस्ट में, तो जितना वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है उतनी ही जो टेबल या शेल्फ है वो फोर्स अपवर्ड लगा रही, तो वो बैलेंस सिचुएशन हुई। बैलेंस्ड फोर्सेस जब होती हैं तो बॉडी एक्सेलरेट नहीं करता, या स्टेशनरी रहेगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम, या यूनिफॉर्म मूव करेगा डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस हो रहे हैं फिजिक्स के या साइंस के इस क्वेश्चन के अंदर, कि हमें बताइए कि कितनी कुवत लग रही होगी हेलीकॉप्टर पे जब ये हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन दे रहा होगा, इसमें एक्सेलरेशन आ रही होगी ऊपर की तरफ। फर्स्ट कंडीशन क्या फोर्स लगेगी बताइए जब एक्सेलरेशन आ रही हो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरी कंडीशन क्या फोर्स लग रही होगी जब यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा होगा 4 मीटर पर सेकेंड की। तो 4 मीटर पर सेकेंड की यूनिफॉर्म स्पीड से अगर ये मूव कर रहा है तो ये सिचुएशन बन रही है, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म स्पीड। और अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ऊपर असेंड कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फिर ये सिचुएशन बनेगी, अनबैलेंस्ड होंगी फोर्सेस, ऊपर ज़्यादा होगी और नीचे कम होगी, तभी तो ऊपर एक्सेलरेशन आएगा। मेरी बात मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल आप समझना चाह रहे होंगे, बिल्कुल समझने वाली बात है ये हम बहुत दफ़ा ये बात हम कर चुके हैं। इससे पहले जो कल का लेक्चर था उसमें भी हमने बताया था कि एक्सेलरेशन अगर आप किसी बॉडी में स्टडी कर रहे हैं तो कभी भी फोर्सेस में बराबर नहीं होती हैं, अनबैलेंस फोर्सेस की सिचुएशन होती है, एक तरफ ज़्यादा फोर्स लग रही होती है और एक तरफ कम। इसको हम देखेंगे, एक ज़्यादा और एक कम, तो हम क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड। शुरू में ही पढ़ाया था चैप्टर शुरू होते वक्त ही, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जब पढ़ा रहा था, और इसको हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। फोर्सेस बैलेंस्ड हो तो या बॉडी रेस्ट में होता है जिसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, बैलेंस सिचुएशन इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है, या यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो। तो हमें पहले अगर पार्ट को इसको सॉल्व करना है, यानी अगर हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, टू फाइंड फोर्स ड्यूरिंग एक्सेलरेशन, ये लिखता हूं, टू फाइंड फोर्स ड्यूरिंग एक्सेलरेशन। हम फोर्स मालूम करने जा रहे हैं कब, जब एक्सेलरेशन आ रही है इसमें। तो ड्यूरिंग एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन मेंशन कर रहे हैं तो हमें ये सिचुएशन रखनी होगी, यानी जो फोर्स ऊपर हम मालूम करने जा रहे हैं वो ज़्यादा होगी वेट से। और जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो हम क्या करते हैं, नेट फोर्स यानी MA जिसको लेते हैं, उसे फाइंड करने के लिए ज़्यादा फोर्स में से कम को माइनस कर देते हैं। तो नेट फोर्स की जगह आप MA पुट कर लेंगे, ये आपकी एक्सटर्नल फोर्स हो गई और ये वेट, और माइनस वेट इधर आगे क्या हो जाएगा, R निकालना है ना, तो MA प्लस वेट। 3920 न्यूटन वेट है, मास इसका कितना बनेगा, M इज इक्वल्स टू W अपॉन G। 3920 डिवाइड बाय 9.8 कर लें, 3920 डिवाइड बाय 9.8 डिवाइडेड बाय 9.8, योर आंसर इज 400। मास 400 kg आ रहा है बेटा, मास ऑफ हेलीकॉप्टर 400 kg। तो मैं मास की जगह क्या रख लूँगा, 400, एक्सेलरेशन 2 और वेट क्या है 3900, 400 मल्टीप्लाई बाय 2 800 हो जाएगा। तो 300 920 में 800 हम प्लस कर देंगे, यानी वजन से 800 न्यूटन ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं ताकि 400 kg वाले मास में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन आ सके। तो आप इन दोनों को प्लस कर लें तो 4720 बन जाएगा। 3920
प्लस 800, तो ये आपका आंसर 4720 न्यूटन आ जाएगा। ये एक सिचुएशन होगी। और दूसरी सिचुएशन जिसमें आप फोर्स फाइंड करेंगे, टू फाइंड फोर्स ड्यूरिंग यूनिफॉर्म स्पीड, टू फाइंड फोर्स ड्यूरिंग यूनिफॉर्म स्पीड। अगर हम फोर्स मालूम करें किस दौरान, जिस वक्त स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड में कोई तब्दीली नहीं आ रही, यानी एक्सेलरेशन नहीं आ रहा, तो अगर यूनिफॉर्म स्पीड की सिचुएशन है तो इसका मतलब फोर्सेस बैलेंस्ड होंगी, जितना वेट उतनी ही ऊपर इंजन भी फोर्स लगाएगा, ये वाली सिचुएशन होगी। ये दूसरी कंडीशन है। तो आपकी इंजन की फोर्स वेट के बराबर, वेट कितना है 3920 न्यूटन। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जो हमने फिजिक्स में, खासतौर पर मैकेनिक्स के अंदर बहुत बार पढ़ना है। हमने चैप्टर 3 के अंदर कई बार ये बात डिस्कस हो चुकी है, अनबैलेंस फोर्स वाली, कि जब कभी भी हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं और दो फोर्सेज हों नीचे अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन की बात हो रही हो और फोर्सेज अपोजिट डायरेक्शन में, तो कभी भी बैलेंस्ड नहीं हो सकती। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेज अगर बैलेंस्ड होंगी तो फिर तो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आ जाएगी, या बॉडी रुका हुआ होगा या यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा होगा, स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। और अगर दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हो और बॉडी में एक्सेलरेशन आ रही हो, लाजमी एक तरफ कुव्वत ज़्यादा होगी और दूसरी तरफ कम होगी, इसको हम अनबैलेंस फोर्स कह रहे होते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए ज़्यादा में से कम फोर्स को माइनस करते हैं, तो हमें नेट फोर्स यानी एम मिल जाती है एक्सेलरेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के हवाले से। हम जब तक मैकेनिक्स पढ़ते रहेंगे, जब तक हम पढ़ते जाएंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स, तो हमें डिफरेंट चैप्टर्स में, डिफरेंट टॉपिक्स में अपने इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है। तो ये दिमाग में रहे, बुद्धि में बिठाएं, इसको जहन नशीन करें कि एक्सेलरेशन के लिए देखिए इधर कुव्वत ज़्यादा लगाइए इधर इससे, और इधर दोनों बराबर बनाइए। बराबर है तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा, यूनिफॉर्म स्पीड रहेगी या रेस्ट में रहेगी। अगर एक तरफ ज़्यादा होगी तो अब इसमें जहाँ ज़्यादा उधर एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो अच्छी तरह से इस बात को अपने ध्यान में बैठाइए। और आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है, पेज नंबर 94 या 93 होगा, क्वेश्चन नंबर 5। ये होमवर्क है आपका, क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। ऐसे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल एक प्रैक्टिस हो जाएगी। एक बार मैंने बताया, एक बार आप खुद भी करेंगे, तो जो बातें मैंने बताई हैं, जो डायग्राम्स वगैरह जिस तरह इसी तरतीब से करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट के लिहाज से पता होगा। ऐसे करेंगे, ये बताया सर ने, एक्सेलरेशन में उधर ज़्यादा रखनी है फोर्स, ये वाली सिचुएशन रखकर फॉर्मूला बनाना आ जाएगा आर, ये वाली सिचुएशन रखकर फॉर्मूला बनाएंगे आर आ जाएगा, ये वाली सिचुएशन रखेंगे और आंसर आ जाएगा कितनी फोर्स लगे। तो ये क्वेश्चन आज की क्लास में जो स्टूडेंट्स की डिमांड भी थी कि सर पेज नंबर 28 2010 आप सॉल्व करके दें, तो मैंने कहा था कि आप खुद से कर लें तो ज़्यादा अच्छा होता है, फिर मैं बता देता। चलें, अभी भी मैंने बता दिया। अब मैं आपको पेज नंबर 94 या 95 क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क दे रहा हूँ, लाजमी सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल एक प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, जिसमें मैं थोड़े से डिफरेंट टाइप के, ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन बताऊँगा लेक्चर नंबर 33 में। तो ये चैप्टर आपको ऑलमोस्ट वाइंड अप हो गया, एक दो क्वेश्चन और बताऊँगा, चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।